हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। तो निर्देशन तथा उपबोधन की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये एमजीकेवीपी के प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करके वहाँ पर छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि व्यक्ति का अध्ययन करने की अप्रमापी विधियाँ क्या हैं? व्यक्ति अध्ययन की प्रश्नावली विधि का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पहले तो हम विधियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, नहीं विधियों की जो नाम है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली विधि को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो व्यक्ति अध्ययन की अमानकीकृत या फिर अप्रमापी प्रविधियाँ, यानी अगर आपसे पूछता है अमानकीकृत प्रविधियाँ क्या है, तब भी आपको समझ जाना है कि अप्रमापी विधियों के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। तो ये आप हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे निर्देशन में व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाओं का उपलब्ध होना विशेष महत्व रखता है। व्यक्ति का अध्ययन करने या उसके जीवन के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए अनेक प्रविधियाँ प्रयोग में आती हैं, लेकिन कोई भी प्रविधि पूर्ण नहीं है। यानी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को निर्देशन देना है तो हमें पहले जरूर मतलब क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमको जो है व्यक्ति के बारे में जो है उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो तभी हम क्या हो सकता है कि तभी हम उस व्यक्ति का जो है अच्छे से अध्ययन करके उसकी जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, उसको निर्देशन दे सकते हैं। तो व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए जो है बहुत सारी जो है विधियाँ प्रयोग में आती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी विधि जो है वो पूर्णतया सही है या पूर्णतया उपयोगी है। सब में कुछ न कुछ फॉल्ट है, तो सब में कुछ न कुछ अच्छाई भी है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे यथार्थ परिस्थितियों में छात्र के कार्य करने के कौशल तथा उसके व्यवहार के अनेक पक्षों का अध्ययन करने में अमानकीकृत प्रविधियाँ ही सर्वोत्तम मानी जाती हैं। यानी अगर बात करें तो एक होता है मानकीकृत प्रविधियाँ और एक होता है अमानकीकृत प्रविधियाँ। तो बताया गया है कि जो यथार्थ परिस्थितियाँ हैं, अगर उसकी बात करें तो छात्र के कार्य कौशल के मतलब कार्य करने का जो कौशल है या उसके व्यवहार के बारे में अगर हमको अध्ययन करना है तो उसमें जो अमानकीकृत प्रविधियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। तो अब हम पहले ये जान लेते हैं कि कुछ अमानकीकृत प्रविधियाँ क्या हैं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए कुछ अमानकीकृत प्रविधियाँ इस प्रकार हैं। प्रश्नावली प्रविधि, उपाख्यानक अभिलेख, साक्षात्कार प्रविधि, व्यक्ति वृत्त अध्ययन जिसे केस स्टडी भी कहते हैं, आत्मकथा प्रविधि, क्रम निर्धारण प्रविधि, प्रेक्षण प्रविधि, संचयी अभिलेख पत्र, समाजविधि प्रविधि। ठीक है, तो ये सारी प्रविधियाँ हमारी जो हैं वो अमानकीकृत प्रविधियाँ होती हैं। अब हम इसके बारे में यानी सबके बारे में जो भी हमने विधि बताई सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आप बता देंगे। उसके बाद जो हमारा प्रश्नावली विधि को डिटेल में बताना था हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। तो पहला है प्रश्नावली। तो इस विधि में प्रश्नों की एक सूची होती है जो व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है। व्यक्ति को इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इन उत्तरों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है और उसी के अनुसार निर्देशन दिया जाता है। यानी इसमें कुछ प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों की सहायता से जो है व्यक्ति के बारे में हम जो है डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। तो आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में छात्रों द्वारा लिखी गई डायरी, अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए घटनावृत्त तथा संचित अभिलेख पत्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इसका लाभ यह है कि इसके माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समुचित उल्लेख प्राप्त हो जाता है। इससे उसके पाठ्यक्रम चयन तथा भविष्य में कैरियर चयन के लिए सुविधा मिलती है। यानी जो आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख होता है इसमें जो भी छात्र द्वारा कोई डायरी लिखी गई होती है या फिर अध्यापकों द्वारा अगर कोई घटनावृत्त है उसको तैयार किया गया होता है और संचित अभिलेख पत्र जो होते हैं सबको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसमें जो है इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके जो है हम बच्चे के बारे में जो है सब चीज़ें जान सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं कि व्यक्ति मतलब जो बच्चा है यानी विद्यार्थी जो है उसका जो है व्यक्तित्व किस तरह का है और उसके माध्यम से हम जो है उसके पाठ्यक्रम चयन और उसके भविष्य में उसे कौन सा कैरियर जो है चुनना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने में हमें सुविधा मिल पाती है।
तीसरा है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा, इंटरव्यू जिसे कहते हैं। तो साक्षात्कार एक अध्ययन की प्रविधि है इस जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, सेना आदि सभी में किया जाता है। व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान के लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साक्षात्कार निर्देशन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी जो ये साक्षात्कार है इसमें आमने सामने बैठ के सारी चीज़ें पता की जाती हैं, यानी पूछा जाता है बच्चे से अगर, तो वो सारी अपनी जो है डिटेल बता सकता है और उसके माध्यम से हम उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो भी आंकड़े हैं उससे रिलेटेड, वो सारे हम एकत्रित कर सकते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि साक्षात्कार जो है वो हर एक क्षेत्र में जो है उपयोगी होता है और ये एक निर्देशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। चाहे निर्देशन हो चाहे परामर्श हो, हर जगह जो है साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में सामने आती है। चौथा है व्यक्तिवृत्त अध्ययन प्रविधि। तो इस विधि में किसी व्यक्ति के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करके उसका अध्ययन किया जाता है। इस विधि के निम्न चरण होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के बारे में बहुत सारी सूचनाएं हम जो है प्राप्त करके तो उसका फिर अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति की सारी चीज़ें, उसकी जो है उसके बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इस विधि में कहा गया है कि इस विधि में कुछ चरण होते हैं, जैसे योजना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, एकल लेखन, चौथा है उपचार व मूल्यांकन। तो ये जो है प्रविधियाँ हम यूज करते हैं। बाकी पांचवा हमारा है आत्मकथा प्रविधि। तो आत्मकथा का मतलब आपको पता है कि आत्मकथा का मतलब खुद की लिखी गई कहानी। तो आत्मकथा प्रविधि में यही है कि आत्मकथा का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई अपनी स्वयं की जीवनी। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन की भूतकाल और वर्तमान काल के क्षणों का वर्णन वास्तविकता के साथ करता है। इसमें व्यक्ति लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी आत्मकथा में आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आप यही चीज़ें लिखें। तो इसमें आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, आप वो चीज़ लिखते हैं, बेहिचक लिखते हैं और स्वतंत्रता के साथ लिखते हैं। तो जब कोई उसके बारे में जानता है तो आप मतलब इसके अगर आत्मकथा को अगर पढ़ा जाए तो उसके जिसकी एक आत्मकथा है उसके बारे में सारी डिटेल हम अच्छे से जान सकते हैं। छठा है निर्धारित मापदंड। तो निर्देशन कार्य में निर्धारित मापदंड काफ़ी लोकप्रिय है। इस विधि में किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी व्यक्ति के बारे में जो भी हम सोचते हैं या व्यक्ति के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं उसको जो है इस विधि में व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद हमारा सातवां है प्रेक्षण या अवलोकन प्रविधि। अगर अवलोकन आता है तब भी समझ जाइए प्रेक्षण है, प्रेक्षण आता है तब भी समझ जाइए अवलोकन है, दोनों सेम चीज़ है। तो इस विधि के अंतर्गत लिखेंगे कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इन्हीं अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए यह विधि अन्य विधियों का मूल आधार है। इस विधि के द्वारा केवल व्यक्तिगत अध्ययन ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूहों का भी अध्ययन किया जाता है। यह विधि अत्यंत पुरानी है। यानी जो अवलोकन विधि है वो क्या होती है कि इसमें जो भी अगर हमको किसी बालक के बारे में जानना है कि उसका व्यक्तित्व किस तरह का है तो हम उसके व्यवहार और उसके क्रियाओं का जो है अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और अवलोकन विधि जो है ये कहा जा सकता है कि अगर किसी के बारे में जानना है तो सारी विधियों का ये मूल आधार होता है, क्योंकि इसमें जो है आप व्यक्तिगत जो है अध्ययन भी कर सकते हैं किसी का और समूह का भी अगर आपको अध्ययन करना है तब भी आप उसमें अवलोकन विधि जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आठवां है समाज मिति प्रविधि। तो समाज मिति द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से एकाकी और उपेक्षित व्यक्तियों के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि सामाजिक रूप से व्यक्ति का संबंध किस तरह का है इसको जानने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे समाज में कोई उपेक्षित व्यक्ति है, कोई मतलब अकेला व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जो है उससे रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं वो जानने में ये इस विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां हमारा है संचयी लेख। तो व्यक्तियों तथा विद्यार्थियों को परामर्श एवं निर्देशन देते समय उनसे संबंधित अनेक सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। इन सूचनाओं को जिस रूप में सुरक्षित रखा जाता है उसे संचयी लेख कहते हैं। यानी चाहे निर्देशन हो चाहे परामर्श हो, अगर हम किसी विद्यार्थी को दे रहे हैं तो हमें जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसके दौरान हम उसको क्या करते हैं, उन सूचनाओं को सुरक्षित रूप से एक जो है अभिलेख पत्र पे लिख लेते हैं। वही हमारा क्या होता है, संचयी लेख। ठीक है, व्यक्ति अध्ययन की प्रश्नावली विधि का संक्षिप्त वर्णन हमारी अगली हेडिंग होगी, क्योंकि ये प्रश्न भी हमसे जो है प्रश्न में कंबाइन करके पूछा जा चुका है।
तो प्रश्नावली प्रविधि के बारे में तो अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत लिखेंगे, व्यक्ति के अध्ययन के लिए जिन अमानकीकृत प्रविधियों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रश्नावली प्रविधि का व्यवहार अत्यधिक किया जाता है। यानी जो है प्रश्नावली विधि ज़्यादातर प्रयोग में आती है। एक कह सकते हैं कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में सामने आती है, क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। होता क्या है, इस विधि में प्रश्नों की एक सूची होती है जो व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए तैयार की जाती है। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, कुछ प्रश्न होते हैं जिसको जो है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति से रिलेटेड सूचनाएं जो है वो प्राप्त करके उसकी मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो हम जान सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। वह प्रश्नावली अधिक उपयोगी होती है जिसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कौन सी प्रश्नावली ज़्यादा उपयोगी होती है, जिसमें ये सारी बातें जो हैं वो शामिल हों। क्या क्या? पहला, प्रश्नावली की प्रविधि का उपयोग उस समय किया जाए जब वह सबसे अधिक उपयुक्त हो। ऐसा नहीं कि हमेशा इसका प्रयोग हो, जब सबसे ज़्यादा इसकी उपयोगिता हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, प्रश्नावली के विशिष्ट उद्देश्यों को भली भांति स्पष्ट किया जाए। यानी इस प्रश्नावली का उद्देश्य क्या है ये हमको भली भांति पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा है, प्रश्नावली के लिए उपयुक्त प्रश्न बनाए जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, एक उपयुक्त प्रश्नों की जो है सूची भी होनी चाहिए। चौथा है, प्रश्नों को उपयुक्त समूह में बांटा जाए। तो ये भी जो है कंडीशन ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी जो है प्रश्न कुछ भी बना दो, प्रश्नों को उपयुक्त समूह में बांटना चाहिए। पांचवा है, प्रश्नावली के आकार और रचना को ऐसा बनाया जाए कि वह आकर्षक हो, यानी देखने में भी सही लगे और जो है जिसका हमारा जो पर्पज़ है वो भी अच्छे से पूरा हो जाए, तो इसलिए कहा गया है कि आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली की पर्याप्तता की जांच कर ली जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रश्न आप एक साथ ही दे दें, पर्याप्त होना चाहिए, इतना इनफ हो। ऐसा नहीं कि या तो बहुत कम, ना तो बहुत कम हो, ना तो बहुत ज़्यादा हो। अब आते हैं अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएँ क्या हैं। तो व्यक्ति के अध्ययन में वही प्रश्नावली अच्छी समझी जाती है जिसमें कि निम्नलिखित विशेषताएं हों। पहला, प्रश्नावली के प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो, यानी बहुत ज़्यादा भी कम नहीं, लेकिन ये है कि कम हो ताकि हम कम प्रश्नों में ही बच्चे के बारे में अच्छे से जान सकें। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दिए जा सकें। ठीक है, यानी वही वस्तुनिष्ठ की तरह, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उसकी बात की गई है। हाँ या ना में जवाब जो है वो दिया जा सके। तीसरा है, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हों जिन्हें तत्काल समझा जा सके। चौथा है, प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न हो जिनका उत्तर बिना हिचक दिया जा सके। पांचवा है, प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न रखना चाहिए जो अध्ययन के प्रयोजन के अनुरूप हो। यानी ये जो सारी क्वालिटी है कि बच्चे जो है उसका उत्तर देने में हिचके नहीं, तत्काल जो है उसका उत्तर दे पाएँ, प्रश्न जो हो है सरल हों और स्पष्ट हों ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न रखना चाहिए जो अध्ययन की दृष्टि से भी अनुरूप हो। तो ये सारी अगर विशेषताएं हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये अच्छी प्रश्नावली है। अब आते हैं प्रश्नावली के प्रकार पे। तो देखिए, प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, बंद प्रकार और मुक्त प्रकार, लेकिन हमने यहाँ चारों प्रकार रखे हैं, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, तो बंद प्रकार, मुक्त प्रकार, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। तो अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला है बंद प्रकार। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ या ना या हाँ या नहीं में दिए जाते हैं। बंद प्रकार की प्रश्नावली में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, इनका उत्तर देना सरल होता है। बी, कम समय लगता है। सी, सभी प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं, अतः एक प्रकार की वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। यानी बंद प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसका उत्तर केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कोई प्रश्न हुआ, ये इसका उत्तर आप क्या देंगे, हाँ या ना। जैसे ये हुआ कि आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, हाँ या ना, तो हाँ जाते हैं तो हाँ, नहीं जाते हैं तो नहीं। यानी इस तरह के सिंपल प्रश्न होते हैं। तो इसमें जो कुछ क्वालिटी होती है, सिंपल सी बात है, हाँ या नाम देना है, कोई आंसर तो समय भी कम लगेगा, उत्तर देना भी सरल होगा। ठीक है, और सभी प्रश्न के उत्तर जो है वो निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसका ऐसा नहीं कह सकते कि इसका उत्तर तो हमको आता ही नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। यानी उत्तर जो है वो निश्चित होता है, तो एक तरह की वस्तुनिष्ठता यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा है मुक्त प्रकार। तो मुक्त प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने वालों के लिए कोई बंधन नहीं होता और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राय दे सकता है। फलतः प्रश्नावली में उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना पड़ता है। इस प्रश्नावली का उत्तर देते समय लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है और इसमें अतिरिक्त समय भी लगता है। यानी
इसमें क्या है कि प्रश्न के बाद हमको कुछ जगह छोड़नी पड़ती है और जिसमें कि जो है जिसको उत्तर देना है वो अपनी राय रख सके, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपनी राय रख सके। तो जब ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है, कुछ कुछ लोगों को ये परेशानी भी आ सकती है उत्तर देने में और जो है टाइम भी अधिक लग जाता है। ठीक। तीसरा है सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली के अंतर्गत लिखेंगे, इस प्रश्नावली में दिए गए चित्र दिए रहते हैं और व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर देने पड़ते हैं। यानी जैसे हाँ या नहीं था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है कि चित्र ऑलरेडी हैं, उस पर केवल निशान लगाना है और उसी की वजह से हमको आंसर मिल जाता है। ठीक। तो ये था सचित्र प्रश्नावली। अब आते हैं आपके मिश्रित प्रश्नावली पे। तो चौथा मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत लिखेंगे कि इस प्रश्नावली में उपयुक्त तीनों प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। यानी कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है हाँ या नहीं में हो सकते हैं, कुछ कुछ चित्र के द्वारा हम बता सकते हैं और कुछ को हम व्याख्या करके माध्यम से, मतलब डिटेल में जो है लिख के बता सकते हैं। तो इसमें मिश्रित का मतलब ये होता है कि सबका मिक्स। तो ये तीनों जो हैं अभी तक थे प्रश्नावली के जो प्रकार, उसका मिक्स होता है चौथा प्रकार में। अब आते हैं प्रश्नावली प्रविधि के गुण। तो पहला, इस विधि में समय की बचत होती है। दूसरा, इस विधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व के किसी भी गुण का मापन किया जा सकता है। तीसरा, इस विधि में उत्तर देना सरल होता है। तो ये गुण है, इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। दोष देख लेते हैं प्रश्नावली प्रविधि के दोष। तो पहला, इस विधि में व्यक्ति कभी कभी प्रश्नों को भली प्रकार से न समझ सकने के कारण ठीक उत्तर नहीं दे सकता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाता, तो उसका उत्तर देना कभी कभी उसे ऐसा होता है कि कठिन लगता है। दूसरा, इस विधि में व्यक्ति लापरवाही से या जानबूझकर गलत उत्तर दे सकता है। तो आपने देखा होगा जब आप अब एंट्रेंस देने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, कलर करना होता है आपको, कभी कभी आपको गलती से जो है आप किसी और क्वेश्चन के आंसर पे जो है कलर करके आ जाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है वो वैसी प्रॉब्लम कुछ यहाँ भी है। तो यहाँ पर भी सेम कभी कभी क्या होता है, चाहे लापरवाही से चाहे जानबूझकर हम गलत उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये एक तरह के दोष है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसे लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।